हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति जवर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 14 एटॉमिक फिजिक्स, जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा। रदरफोर्ड मॉडल के बारे में जाना, बोर मॉडल के बारे में जाना, हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में जाना। मतलब इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हमने अच्छे से कवर कर लिया है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, आप वो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इस चैप्टर से अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा तो वहीं जो टॉपिक हमने पढ़े हैं ना, उनमें से आने के चांसेस ज़्यादा हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ने वाले हैं दो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक, और इसी के साथ ही हमारा जो ये चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। केमिस्ट्री में आप इस चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आप लोगों के लिए नया बिल्कुल भी नहीं है। ओके बच्चों, तो हेडिंग लगाइए आयनन और उत्तेजन विभव एवं बोर मॉडल की कमियां। मतलब जो हमने लास्ट वीडियो में जो बोर मॉडल पढ़ा था उसमें कुछ कमियां रह गई थी, तो क्या क्या कमियां रह गई थी आज हम उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम दो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे कि आयनन विभव क्या होता है और उत्तेजन विभव क्या होता है। ओके बच्चों, चलिए नोट्स आप लोग प्रॉपर्ली बनाते रहिए। देखिए नोट्स के लिए आप डिपेंडेंट मत रहिए, खुद से सेल्फ रिटर्न नोट्स बनाइए। मैं आपको बार बार ये चीज़ बता चुकी हूँ कि आपके बनाए हुए सेल्फ रिटर्न नोट्स ही आपके लिए यूज़फुल होंगे, क्योंकि इससे एक तो आपको पता चलेगा कि हाँ हम ये चीज़ लिख रहे हैं, इसमें ये है वो है। और जब बने बनाए नोट्स हमें मिल जाते हैं ना तो उनको पढ़ने में हमें इंटरेस्ट आता है और ना ही वो हमें इतने समझ में आता है। ठीक है, इसलिए आप खुद से नोट्स बनाइए, वीडियो देखिए, बुक से पढ़िए, फिर दोनों को कंबाइन करके आप एक प्रॉपर और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिए। ओके बच्चों, तो एग्जाम टाइम में आपको जब पढ़ोगे ना आप उन नोट्स को, तो जिन अदर नोट्स को पढ़ने में आपको 1 घंटा लगता है ना, अपने नोट्स को पढ़ने में आपको सिर्फ 15 मिनट लगेगी, और समझने में भी आपके लिए बहुत आसान होंगे, क्योंकि हमारे खुद की लैंग्वेज सबसे ईजी लैंग्वेज होती है, समझने के लिए होती है ना। इसलिए नोट्स आप खुद से बनाइए, अभी भी टाइम है। आप अभी भी अगर नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो ईजिली आप पूरी 12th को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे और फिजिक्स में अच्छे नंबर आप लोग ला सकते हैं। चलिए तो हेडिंग लगाइए आयनन और उत्तेजन विभव, आयनाइजेशन और एक्साइटेशन पोटेंशियल। अब देखो बहुत ही छोटे से टॉपिक है और ज़्यादा कोई टिपिकल भी नहीं है, हम लोग पढ़ चुके हैं। आयनन जो विभव होता है इसे कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये क्या होता है? देखो कोई भी जो परमाणु होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूनतम ऊर्जा में रहता है। मतलब ये कि वो उसकी जो न्यूनतम ऊर्जा वाले जो कक्ष होता है वो उनमें रहता है ना। जैसे अभी हाइड्रोजन की बात करें तो वो n=1 में ही मिलेगा। फिर अगर इसमें और अगर हम ज़्यादा और कोई ले लें परमाणु, तो फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स उसमें बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये बढ़ते जाएंगे, ऐसा होता है। अब हमें अगर हमारा जो भी परमाणु में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूनतम ऊर्जा वाले स्तर में रहता है, तो ये जो स्तर होता है ये नाभिक के क्लोज होता है, नहीं होता है ना। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दृढ़ता से बंधा हुआ है। अगर ये n=1 में है तो ये नाभिक के साथ दृढ़ता से बंधा हुआ है, आप इसको इजीली नहीं निकाल सकते। और अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे एनर्जी लेवल थे, n=1, n=2, मतलब कोश क्रमांक थे हमारे, इनके लिए हमने ऊर्जा देखी थी। इसकी थी -13.6, इसकी -3.4, फिर ऐसे थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी ना। मैंने कहा भी था कि आपको ये सारी वैल्यू 4-5 तक याद करनी भी है। ओके, ये थी। यानी कि अगर n=1 में कोई मेरा इलेक्ट्रॉन है तो इट मीन्स मुझे अगर उसको मुक्त करवाना है, मुझे इसको यहाँ से मुक्त करवाना है, तो मुझे इतनी ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी। जितनी इसकी स्तर की ऊर्जा है उतनी ही मुझे देनी पड़ेगी। यानी कि प्लस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जब मैं दूंगी तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त हो सकता है ना। तो यानी कि किसी आयन को, यानी कि इस कंडीशन में हमारा जो भी परमाणु वो आयनित हो गया अब, ठीक है। अब वो नाभिक के साथ दृढ़ता से नहीं बंधा रहेगा, क्योंकि हमने उसको इतनी ऊर्जा दे दी, तो अब वो नाभिक के साथ दृढ़ता से नहीं बंधा रहेगा। हमारा जो भी परमाणु वो कैसा हो गया? आयनित हो गया। तो किसी परमाणु को आयनित करने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसे तो कहते हैं आयनन ऊर्जा। और इतनी आयनन ऊर्जा देने के लिए जितने विभवांतर से हमें परमाणु को त्वरित करना होता है उसे ही हम कहते हैं आयनन विभव। आया समझ में? यानी कि आपको प्लस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा तो आपको देनी पड़ेगी, ये तो कहलाएगी आयनन ऊर्जा, और प्लस के 13.6 वोल्ट कहलाएगा मेरा आयनन विभव। सिमिलरली इसके लिए भी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो होगी आयनन ऊर्जा, और 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले दो तब तो ऊर्जा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, और 3.4 वोल्ट लेते हो तो वो होगा मेरा आयनन विभव। आया समझ में? या फिर हम इस तरह से भी दे सकते हैं कि सामान्य स्थिति में हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु के न्यूनतम ऊर्जा स्तर में रहता है, ये हम जानते हैं।
जब परमाणु को ऊर्जा देते हैं तो अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त हो जाने पर न्यूनतम ऊर्जा स्तर से परमाणु उच्च ऊर्जा स्तरों में संक्रमण करने लगेगा ना। तो किसी इलेक्ट्रॉन को परमाणु से पूर्णतः बाहर निकालने के लिए, भाई मुझे इसको परमाणु से बाहर ही निकालना है, तो मुझे अगर ये इस वाले लेवल में है तो मुझे इतनी ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी। तो किसी परमाणु को, किसी इलेक्ट्रॉन को, ये परमाणु है, से पूर्णतः बाहर निकालने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है वो तो कहलाती है आयनन ऊर्जा। यहाँ लिखिए आप, थोड़ा सा मिस्टेक है, आवश्यक ऊर्जा तो कहलाएगी आयनन ऊर्जा। और इतनी आयनन ऊर्जा देने के लिए हमें परमाणु पर जितना विभवांतर लगाना पड़ेगा ना, जितने विभवांतर की हमें आवश्यकता होगी, उसे ही हम कहते हैं आयनन विभव। तो आप लोग यहाँ पे ऐड कर लेना ये लाइन। ओके बच्चों, ऊर्जा तो आयनन ऊर्जा और विभवांतर क्या कहलाएगा, मेरा आयनन विभव कहलाएगा। तो मान लो कि किसी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En है, कोई भी कक्षा है, n कक्षा मान ली, जिसकी ऊर्जा है En इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इसकी आयनन ऊर्जा को मैंने कहा EI, आयोनाइजेशन है इसलिए मैंने कह दिया इसको EI, और आयनन विभव को मैंने कह दिया VI। तो कैसे निकालेंगे हम, वैसे तो आप लोग चाहे तो ये एनर्जी लेवल के मान अगर आपको याद है तो इन्हीं की पॉजिटिव वैल्यू को वोल्ट में कन्वर्ट कर दो, वो आयनन विभव कहलाएगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो वो आयनन ऊर्जा कहलाएगी। और अगर आपको फॉर्मूले से निकालना है तो ऐसा होता है, EI होता है E अनंत, E इनफाइनाइट माइनस EN। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अनंत पर ऊर्जा जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है ना। तो ये तो हो गया ज़ीरो, तो यहाँ से EI कितना आ गया, माइनस EN इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो आई मेरी आयनन ऊर्जा। और अगर आयनन विभव निकालेंगे तो VI होगा माइनस EN अपॉन E वोल्ट, केवल वोल्ट में, केवल इसी को वोल्ट में कन्वर्ट कर दो तो वो मेरा कहलाएगा क्या, आयनन विभव। ओके बच्चों, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एक तरीका मैंने आपको ये वाला भी बता दिया, दोनों ही आसान है। चलिए, तो आपको आयनन विभव समझ में आया। अब बात करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो, हाइड्रोजन जो परमाणु है उसकी मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है इतनी होती है। अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया वही है प्रथम कक्षा के लिए। तो प्रथम कक्षा के लिए, भाई प्रथम कक्षा ही तो ही है, आयनन ऊर्जा तो होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आयनन विभव कितना होगा, 13.6 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, वोल्ट होगा विभव, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब तक तो आपको समझ में आ भी चुका है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है ना, और वोल्ट हमारा वोल्टेज यानी कि विभवांतर का होता है या विभव का होता है। चलिए, अब बात करते हैं उत्तेजन विभव। उत्तेजित करना है यानी कि इसको एक्साइटेशन करना है हमें। तो उत्तेजन का मतलब होता है एक से दूसरे कोश में जाना। तो क्या, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को एक कोश से अधिक ऊर्जा के दूसरे कोश में संक्रमण करवाना है। एक कोश से अधिक ऊर्जा के दूसरे कोश में अगर जाना है तो इस चीज को हम कहते हैं उत्तेजन। संक्रमण करने को तो कहते हैं उत्तेजन, और इस संक्रमण के लिए जितनी ऊर्जा की आपको आवश्यकता होती है उसको कहते हैं उत्तेजन ऊर्जा, और इसके लिए हमें जितना विभवांतर होता है उसे ही कहते हैं हम उत्तेजन विभव। ओके, समझ में आया कि एक कोश से अधिक ऊर्जा के दूसरे कोश में परमाणु को हमें संक्रमण करवाना है, तो उसके लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे कहेंगे उत्तेजन ऊर्जा, और उसके लिए जो भी विभव होगा उसको कहेंगे हम उत्तेजन विभव। इस उत्तेजन ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितने विभवान से त्वरित करना पड़ता है वही हमारा उत्तेजन विभव कहलाता है। तो उत्तेजन जो विभव होता है वो क्या होगा, En2 माइनस En1 अपॉन E वोल्ट। भाई अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा जब तो उत्तेजन ऊर्जा हो गई, और अगर E से डिवाइड कर दिया तो ओनली वोल्ट बचा, तो वो मेरा हो जाएगा उत्तेजन विभव, कि हमें En1 से En2 में जाना था। तो ये इस तरह से। ओके, चलिए, जहाँ En1 क्या है, N1 कोश में इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक में ऊर्जा, En2 क्या है, N2 कोश में इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक में ऊर्जा। VE हो गया उत्तेजन विभव। E तो आपको पता ही है इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है, इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब तक तो आपको याद हो चुकी होगी, नहीं हुई तो आपको ये सारी वैल्यूज याद करनी ही है। चलिए, हाइड्रोजन के प्रथम कोश के लिए हमें पता है कि इतनी ऊर्जा होती है। प्रथम कोश की मैं बात करूँ तो -13.6 थी, और द्वितीय कोश की कितनी थी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, नहीं थी। और दूसरे कोश के लिए इतनी है। प्रथम कोश से दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन को मुझे उत्तेजित करना है, तो बताओ कितना विभव होगा। तो इसमें से क्या करिए आप, इसमें से इसको माइनस करिए, En2 ऊपर वाले में से नीचे वाले को, अधिक ऊर्जा वाले में से कम ऊर्जा वाले को, तो माइनस का 3.4 माइनस ऑलरेडी, और माइनस का 13.6 ऑलरेडी है या नहीं है, तो ये आ गया माइनस का 3.4 प्लस 13.6। बताओ ये कितना आएगा, ये आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो आई मेरी उत्तेजन ऊर्जा, और 10.2 वोल्ट आया मेरा उत्तेजन विभव। तो इस तरह से हम लोग निकालते
हैं। आया आपको समझ में? ये चीज़ ध्यान रखना है, इसमें से इसको माइनस करना है और ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी यहाँ है तो इनको तो आपको लेके चलना है। ये नेगेटिव आया हमारे फॉर्मूले से, इस तरह से निकालते तो आप लोग बिल्कुल भी गलती मत करना। हो सकता है वो आपको दूसरे और तीसरे के लिए पूछ ले। अब आपको इसकी ऊर्जा पता होनी चाहिए, तो मैंने कहा ना आपको कि आपको 4-5 तक आप याद रखोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। बाकी हमारे पास में एनर्जी वाला फॉर्मूला है, आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं कि आयनन उत्तेजन विभव हमने जान लिया, छोटे से टॉपिक थे। अब हमने जो बोर मॉडल पढ़ा था उसने हमें बहुत कुछ बताया बोर मॉडल ने, लेकिन फिर भी इसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। देखो क्या थी, सबसे पहले ये मैंने आपको बताया था कि यह जो मॉडल था यह केवल हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन सह परमाणुओं के बारे में बताता था, यानी कि जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है केवल उन्हीं की बात ये करता है। अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की बात की जाए तो यह मॉडल उनको नहीं समझा सकता था। तो बताओ ये भी इसकी एक शॉर्टकमिंग या कमी हुई नहीं हुई? हुई ना। तो यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की ही व्याख्या कर सकता था, जैसे हाइड्रोजन हुआ, Hi+ हुआ, लिथियम+2 हुआ, केवल इन्हीं की व्याख्या कर सकता था। तो ये कमी तो कही हुई एक तरह से। चलिए दूसरा क्या, इस सिद्धांत में नाभिक को स्थिर माना गया, मतलब जो बोर मॉडल का जो सिद्धांत था उसमें नाभिक को स्थिर माना गया। लेकिन ये कब पॉसिबल है? तभी पॉसिबल है जब नाभिक का जो द्रव्यमान हो वो अनंत हो। तो ये भी इसकी एक कमी थी। थर्ड क्या, कोणीय संवेग के क्वांटीकरण। भाई हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से हमें ΔX ΔP के बारे में पता चला था, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा। और तो कोणीय संवेग जो होता है, कोणीय संवेग जो होता है उसके क्वांटीकरण के बारे में बोर मॉडल ने कोई तर्क स्पष्ट नहीं किया कि हमारा जो कोणीय संवेग होता है वो भी क्वांटीकृत होता है। इसके बारे में बोर मॉडल से हमें कुछ भी पता नहीं चला, तो ये भी तो इसकी एक कमी हुई। यह सिद्धांत चिरसम्मत, बोर जो मॉडल था उसने चिरसम्मत मतलब क्वांटम और क्लासिकल दोनों को साथ लेके इसने अपना सिद्धांत दिया। क्वांटम भी और क्लासिकल दोनों को यूज़ किया था इसने, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप एट ए टाइम या तो क्वांटम ही यूज़ कर सकते हो या फिर क्लासिकल यूज़ कर सकते हो। ऐसा थोड़ी कि आप दोनों के सिद्धांतों को साथ लेके चल सकते हो। भाई क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत डिफरेंट है या नहीं है, लेकिन इसने दोनों को उपयोग में लिया जो सैद्धांतिक रूप से असंगत है। इसमें बल संतुलन, इसने बल के बारे में जो बताया वो तो उसने क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज़ किया था। वो बताया था ना कि अभिकेंद्रीय बल संतुलित हो रहा था नाभिक आकर्षण बल से, तो वहाँ तो इसने क्लासिकल मैकेनिक्स, ये क्लासिकल मैकेनिक्स का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ तो इसने क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज़ किया और उत्सर्जन की जो व्याख्या करी, ठीक है, उत्सर्जन की जो भी व्याख्या करी ना उसमें उसने क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों को फॉलो किया। तो लेकिन ऐसा सैद्धांतिक रूप से असंभव है, जबकि बोर ने इन दोनों को एक साथ यूज़ किया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वृत्ताकार माना गया। इसने क्या माना था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जबकि ये जो कक्षाएं होती है ये दीर्घ वृत्ताकार होती है। बाद में सोमरफील्ड आए थे, आप लोग पढ़ चुके होंगे केमिस्ट्री में, उन्होंने बताया था कि ये जो कक्षाएं होती है वृत्ताकार ना होकर दीर्घ वृत्ताकार होती है। लेकिन यहाँ पर वृत्ताकार कक्षाओं को इसने माना। बोर्ड ने यही तो कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है। बाद में जाके पता चला कि ये कक्षाएं तो दीर्घ वृत्ताकार थी, तो ये भी इसकी एक कमी थी। और क्या, इसके आधार पर स्पेक्ट्रम रेखाओं की जो तीव्रता है, कि जो स्पेक्ट्रम रेखाएं हमको प्राप्त हो रही है ना, उनकी इंटेंसिटी, उनकी तीव्रता कितनी क्या कैसे होगी, इसके बारे में बोर मॉडल ने हमें कुछ भी नहीं बताया। तो ये भी इसकी एक कमी थी। और जीमान और स्टार्क इफेक्ट, ये आप लोग पढ़ेंगे जब आप लोग बीएससी में जाएंगे, तब आप लोग वहाँ पे पढ़ेंगे कि जीमान और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देती हूँ। चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त करने पर या चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त होने पर स्पेक्ट्रम रेखाओं की स्प्लिटिंग होना, यानी कि स्पेक्ट्रम रेखाओं का विपाटन होना, तो हमारा कहलाता है जीमान इफेक्ट। क्या कहलाता है? अगर चुंबकीय क्षेत्र आप यूज़ कर रहे हो तो जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हमें प्राप्त हो रहे हैं ना, उनकी स्प्लिटिंग यानी कि उनका विपाटित होना, ठीक है, वो तो कहलाता है जीमान इफेक्ट। और विद्युत क्षेत्र यूज़ करने पर स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटित होना, ये रेखाओं है, उसे कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। जीमान में तो होगा चुंबकीय क्षेत्र और स्टार्क में होगा हमारा विद्युत क्षेत्र। और इनको यूज़ करने पर चुंबक जो हमारी स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं वो किस तरह से स्प्लिट कर रही है, इसके बारे में भी हमारे बोर मॉडल ने हमें कुछ भी नहीं बताया। साथ ही इसने हमें फाइन स्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ नहीं बताया। मतलब यहाँ पर हमें फाइन स्ट्रक्चर्स प्राप्त होती हैं, फाइन स्ट्रक्चर सूक्ष्म संरचना प्राप्त होती है, ये भी आप लोग बीएससी में पढ़ेंगे। उसके बारे में भी बोर मॉडल ने हमें कुछ भी नहीं बताया। तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचना यानी कि फाइन स्ट्रक्चर के बारे में भी बोर्ड ने
कोई भी व्याख्या नहीं करी। तो ये सब इसकी शॉर्ट कमिंग्स है, और भी एक दो शॉर्ट कमिंग्स आपकी बुक में है, आप जरूर पढ़ना, उनमें से आपको जो इंपॉर्टेंट लगे आप लोग लिख लेना। तो इसके 8-9 शॉर्ट कमिंग्स है, वो आप लोग थोड़ा यहाँ पे ध्यान में रखना। ओके बच्चों, चलिए अब इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर है ना, इसका थ्योरेटिकल पार्ट हमारा एंड हो जाता है। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम करते हैं। देखो क्या है कि यदि हाइड्रोजन परमाणु में स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा, क्या बोला है उसने, हमने 5 श्रेणियां पढ़ी थी, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। मैंने कहा था आपको उनको सीरियल वाइज याद करना है, तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने कहा लाइमन श्रेणी है और इसकी पहली रेखा है, और उसकी तरंग दे रहा है 1215, वैसे 1216 ऐसा कुछ आई थी ना, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारी इतनी आई थी, आप लोगों को याद हो तो वो बोल रहा है कि बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दे रहे। बताओ मुझे तो कि लाइमन की तो प्रथम की मैंने दे रखी है, लाइमन कब मिलेगी, जब n बराबर तो 1 और n बराबर 2 ऐसे देखे थे हमारे। बताओ मुझे लाइमन श्रेणी चाहिए, तो लाइमन के लिए n1 होता है 1 होता है ना, और n2 होता है, प्रथम रेखा चाहिए। प्रथम तो यही मिलेगी ना, जब 2 से 1 में आएगा तभी तो पहली लाइन मिलेगी, 3 से 1 में आएगा तो दूसरी लाइन मिलेगी, फिर 4 से 1 में आएगा तो कौन सी मिलेगी, थर्ड, इस तरह से। तो प्रथम तो यही हुई, इसके लिए आपको वेवलेंथ गिवन है 1215, वैसे 1216 ऐसा कुछ हमने निकाली भी थी, आप लोगों को याद हो तो इसको हमने अधिकतम तरंग दैर्ध्य कहा था। तो ये एक तरह से प्रथम रेखा की तो हो गई, हुई थी ना, वहाँ n2 बराबर हमने 2 यूज़ किया था, नहीं किया था, याद करिए। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देखिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब वो क्या पूछ रहा है, बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा, लाइमन बामर के लिए मेरी n2 होती है, सॉरी n1 होता है 2 होता है ना, और इसकी द्वितीय रेखा चाहिए। तो देखो 3 से 2 में जाएंगे तो पहली लाइन मिलेगी, लेकिन 4 से 2 में जाएंगे तब दूसरी लाइन मिलेगी, यानी कि आपको 4 से 2 में जाना है, तब आपको बामर की द्वितीय लाइन मिलेगी। इसकी वेवलेंथ आपसे पूछी जा रही है, देखो कितना इजीली हो गया ना। चलिए करते हैं। लाइमन जो होता है उसके लिए प्रथम रेखा के लिए संक्रमण, अभी मैंने बताया n2 से n1 में तो होगा, तभी तो पहली लाइन मिलेगी। चलिए, तो 1/λ का फॉर्मूला आपको याद है, RZ स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो Z तो हमने 1 ले लिया, तो R 1/n1 माइनस 1/n2, इसको आपने सॉल्व किया तो ये आएगा 3R/4, ये आ गया 1/λ1। अब बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा, बताओ द्वितीय रेखा कब आई, जब आप 4 से 2 में गए। तो देखो उस फॉर्मूले में आपको ये जो रेखा है ना, ये निकालने के लिए मैंने आपको ये तरीका सिखाया है कि इस तरह से आप डायग्राम बना के निकालोगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आप रटना चाहोगे ना कि द्वितीय के लिए n बराबर 4 होना चाहिए, n बराबर 2, कभी नहीं याद कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। वो जरूरी है आपको द्वितीय दे, वो बोलते 6 लाइन बताओ, तो फिर आप देखो कहाँ से आएगी 6 लाइन। ये पहली मिली, ये दूसरी मिली, ये तीसरी मिलेगी, ये चौथी मिलेगी, ये पांचवी मिलेगी, ये मिलेगी छठी। तो आप बताओ इसके लिए n बराबर कितना है, 4, 5, 6, 7, 8। तो अगर आपको अच्छे से आती है इन लाइंस को इस तरह से डायग्राम बना के निकालना, तब आप हमेशा आपका क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज आप गलती करके आओगे। क्वेश्चन बहुत ईजी होगा, बस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, इनके लिए n1 की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, और फिर n2 की वैल्यू, प्रथम लाइन अगर इसके जस्ट ऊपर वाले से आ रहा है तो प्रथम लाइन, फिर उसके ऊपर से आ रहा है तो द्वितीय लाइन, ऐसे ऐसे करके लाइंस बढ़ती है। तो देखो इजीली हो गया ना, n बराबर 4 से n बराबर 2 में आए तो दूसरी लाइन। चलिए, तो मैंने भी तो यहाँ यही लिखा है, बताओ इसके लिए λ2 मान ली मैंने, तो 1/λ2 कितना हो गया, r, यहाँ पे वैल्यू तो पुट करनी है फॉर्मूले में, ये आ गया 3R/16। अब आपको क्या करना है, दोनों को भाग दे दीजिए। कौन कौन से दोनों को, इसको और इसको भाग दे दीजिए, क्योंकि r से r कट जाएगा इससे, और λ1 की वैल्यू हमें दे रखी है, तो ये r से r कट गया, यहाँ पर λ2 बराबर 4 λ1 आ गया। λ1 आपको गिवन है 1215 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पे इसको गुणा कर दिया तो ये आ गया 4860 एंगस्ट्रॉम, है ना इजी। ऐसे ही वो आपको पाश्चन भी दे सकता था। भाई बताइए पाश्चन की दूसरी लाइन क्या होगी, लेट सपोज उसने ये कहा होता कि बताइए पाश्चन की दूसरी लाइन क्या होगी, तो आप कैसे करते बताइए। आपको तो ये डायग्राम बनाना आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए बस। और ये n बराबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, इनको सीरियल वाइज याद रख लो। लाइमन है तो n1 बराबर 1, बामर है तो n1 बराबर 2, लाइमन, बामर, पाश्चन है तो n बराबर 3, ब्रैकेट है तो n1 बराबर 4, और फुंड है तो n1 बराबर 5। अब n2 की वैल्यू मैंने कहा कि लाइमन, बामर, पाश्चन के लिए मुझे दूसरी लाइन बताइए। पाश्चन के लिए आपको 3 में यहाँ आना है,
अब इसके लिए आपको दूसरी लाइन चाहिए, पहली लाइन तो ये हो गई और दूसरी हो गई है, यानी कि N2 बराबर तो 5 और N1 बराबर 3 रखोगे तो लाइमन बामर पास्चन के लिए दूसरी लाइन मिलेगी ना। तो बताओ इजी हुआ नहीं हुआ? ऐसा आप कोई सी भी लाइन निकाल सकते हो ना, अगर आपको ये चीज़ें याद है तो बस इस तरह से इतनी इजी क्वेश्चन आएंगे। बस इनमें अगर आपने गलती कर दी तो फॉर्मूले में तो वैल्यू गलत हो ही जाएगी, तो आपका क्वेश्चन भी क्या होगा बच्चों, गलत हो जाएगा। तो आपको इनमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अगर आप मेरे तरीके से इसको याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। सिर्फ यही नहीं, आगे भी कभी नहीं भूलोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। बस लाइमन बामर पास्चन, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट, तो इसको ऐसे लिख लो ब्रैकेट फुड, इस तरह से याद रख लो बस। इनमें अगर गलती नहीं करी इनकी सीरियल में तो इनमें तो कभी गलती होगी ही नहीं। लाइंस आप ऐसे करके निकालो, हमेशा डायग्राम बनाओ रफ में क्यों, आप फेयर में बनाओ ना, ज़्यादा बढ़िया है। बल्कि एग्जामिनर को भी पता चलना चाहिए ना कि बच्चे ने इस चीज़ को रटा नहीं है, उसको ये निकालना आता है। आप ऐसे बना के बताओ उसको कि भाई यहाँ से यहाँ गए तो पहली लाइन मिली, यहाँ से यहाँ गए तो दूसरी, तो कभी भी आप लोग यहाँ पे गलती नहीं करोगे। ओके बच्चों, तो इसी के साथ ही हमारा जो ये 14 सा जो छोटा सा चैप्टर था, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, वो कंप्लीट होता है। हम लोगों ने इसका जो भी थियोरेटिकल या डेरिवेशन वाला पार्ट था वो कर लिया है। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। आप लोग तब तक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, आप लोग न्यूमेरिकल की कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आप न्यूमेरिकल पर अपनी कमांड बना पाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।